सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 17 नवंबर 2025 से। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये जरूर लेना चाहिए, जहाँ पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 10,000 स्टडी मेड नोट्स भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना तो आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका 27 से 30 सितंबर 2025 तक जो है ना आपका टेक्स्ट बुक पर जो है आपका सेल जो वो चलने वाला है, जो कि आपका ज्ञान रात्रि ऑफर के नाम से जो ये आपका चलने वाला है। जो कि मैंने आपको डेट भी बता दिया, 27 सितंबर से लेकर जो है 30 सितंबर तक जो ये आपका चलने वाला है। और वर्तमान में आपका जो मतलब टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो का सेल जो आपका प्राइस है ये आपका लगभग 600 रुपये है। लेकिन जब आप इस डेट में खरीदोगे ना तो आपको जो ये आपका लोवेस्ट प्राइस एवर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 27 सितंबर 12 AM से 1 AM तक जो है ये आपका सबसे कम प्राइस में भी जो आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपको जो यहाँ पर 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर जो आप परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल, यानी महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो खिताब है ना ये किस टीम ने जो वो जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था ना ये जो आपका तीसरा संस्करण रहा था। और ये जो आपका फाइनल मैच है ये आपका दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मध्य जो ये आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में जो है ना मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को जो ये आपका 8 रनों से जो वो हरा दिया था। यानी विजेता जो टीम रहा था ये आपका मुंबई इंडियंस रहा था। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि WPL 2025 इसका जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपका 15 मार्च 2025 को जो है ना ये आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मुंबई इंडियंस की जो है कप्तान कौन रही थी, तो ये आपका हरमनप्रीत कौर रही थी। इसके अलावा बात कर ले WPL 2025 में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है ना ये कौन रही थी। तो ये आपके मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी नेट साइवियर ब्रंट जो है ना ये आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो वो चुनी गई थी। इसके अलावा बात कर रहे WPL 2025 में सबसे ज़्यादा रन जो ये किस खिलाड़ी ने बनाया था। तो ये आपके दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी जो है आपका मैग लैनिंग ने जो है ये सबसे ज़्यादा रन जो वो बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट जो है ये किस खिलाड़ी ने ली थी। तो ये आपके मुंबई इंडियंस की गेंदबाज अमेलिया केर ने जो वो लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले WPL 2025 की विजेता टीम को जो है ये कितनी इनामी राशि जो वो दिया गया था। तो ये आपका 4 करोड़ जो ये आपका दिया गया था। और WPL 2025 का जो आयोजन है ये आपका किस महीने में किया गया था, क्योंकि TCS जो है आपका महीना भी जो वो पूछता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए जो है महीना जो आपसे पूछ दिया जाता है। तो देखिए, WPL 2025 का जो आयोजन है ना ये फरवरी मार्च 2025 में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसमें कुल जो है 5 टीमों ने जो वो भाग लिया था। और
ये जो आपका WPL 2025 के लीग स्टेज में सबसे ऊपर की टीम जो ये कौन रही थी, यानी पहले पायदान पे जो है लीग स्टेज में कौन रहा था, तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स रहा था। और WPL 2025 का जो है आपका कौन सा संस्करण था, तो ये आपका तीसरा संस्करण यानी थर्ड एडिशन था। पहला एडिशन जो है ना ये आपका 2023 में खेला गया था, और 2023 का जो पहला एडिशन है ना ये आपका मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। दूसरा एडिशन जो ये आपका 2024 में हुआ था, और 2024 का दूसरा एडिशन जो है ना ये आपके RCB की महिला टीम ने जो वो जीता था। इसके अलावा बात कर ले तीसरा एडिशन, तो मैंने आपको बता दिया मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसके अलावा बात कर ले कि WPL 2025 जो है ये आपका कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये आपका 4 शहर में जो है आयोजित किया गया था। और वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में इसका आयोजन जो वो किया गया था। और कुल मैचों की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें आपके टोटल जो है 22 मैच जो वो खेले गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पाइका रिवेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यानी बख्शी जगबंधु ने जो है ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में जो है ना पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किस वर्ष में जो वो किए थे। तो देखिए पाइका विद्रोह की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 1817 में जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। और ये जो आपका विद्रोह है ना ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जमीनी और कर नीतियों के विरोध में जो ये आपका किया गया था। और इसका नेतृत्व जो है बख्शी जगबंधु के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये आपका किस वर्ष में किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा, तो ये आपका वर्ष 1817 में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी 1817 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट में जो है ना स्लाइड मास्टर का जो उद्देश्य है ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS पावर पॉइंट में जो है स्लाइड मास्टर का जो उपयोग है ना ये पूरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के लिए जो है एक समान लेआउट, इसके अलावा फ्रंट, रंग, हेडर, फुटर और लोगो आदि को सेट करने के लिए जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। और इससे हर स्लाइड पर जो है ना बार बार आपका फॉर्मेटिंग करने की भी ज़रूरत जो वो नहीं पड़ती है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए MS पावर पॉइंट्स में जो है स्लाइड मास्टर का जो उद्देश्य है ना ये सभी स्लाइडों के लिए जो है एक समान डिज़ाइन और फॉर्मेट सेट करने के लिए जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द संगम एथोलॉजीज पुरानारू एंड पुटापट्टू डिराइव्ड फ्रॉम द एटोकोई कलेक्शन, यानी एटोकोई संग्रह में जो है आपका निश्चित संग्रम संकलनों में जो है 9 पुरानारू और पदीपत्तू के प्रमुख जो आपका वर्णन है ये विषय क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एतितोको में तमिल संगम साहित्य का जो है एक आपका प्रमुख भाग जो वो आपका माना जाता है। और इसमें शामिल जो है आपके 9 पुरानारू और पदीपत्तू ग्रंथ जो मुख्यतः जो है ना ये आपके पूरम साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रमुख जो विषय है ना ये आपका राजा, युद्ध, दान, इसके अलावा वीरता, सामाजिक कर्तव्य और राजनीतिक जीवन जो ये आपका होता है। और ये जो आपका साहित्य है ना ये तमिल समाज की जो है प्राचीन राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जो ये आपका दर्शाता है। तो ये जो आपका किसको जो वो दर्शाता है, यानी इसका जो आपका प्रमुख वर्ण जो विषय है ना ये आपका वीरता और राजनीतिक जीवन है, यानी हीरोइज्म एंड पॉलिटिकल लाइफ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP इज करंटली स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत का सकल घरेलू उत्पाद का जो है कितना प्रतिशत जो है ना ये आपका अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है ये आपका व्यय जो किया जाता है। तो ये आपका 0.64% जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी 0.64% आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका जो है ना दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जो है ये आपका कम भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच कंट्री टूक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 2025, यानी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने जो है ना बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की जो है अध्यक्षता जो है ये जो वो संभाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका आंसर किया आया था ना उसमें आंसर जो है आपका बांग्लादेश जो वो दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर जो आपका गलत हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन पर भी जो है वो ऑब्जेक्शन लगा दिया है। तो ऑब्जेक्शन के बाद जो है इनका नंबर जो वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी 2025 को जो है ना मालदीव में मौजूद
13वें गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग के दौरान जो है ना भारत ने बांग्लादेश से जो है ये अध्यक्षता जो वो संभाली है। और इस बैठक में जो है इंडियन मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर जो आपके अभिलक्ष लिखी है ना, इसी अवसर पर जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो अध्यक्ष जो वो बनाए गए हैं। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भारत क्यों होगा, मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने संभाली है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अध्यक्षता जो है ना ये आपका भारत ने जो वो संभाली है। लेकिन भारत को किसने अध्यक्षता दी, अगर ये पूछा जाता तब आपका जो वो बांग्लादेश करेक्ट आंसर होता। लेकिन किसने संभाली है, इसलिए आपका भारत जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ मैनी सिटीज वेयर इनिशियली इंक्लूडेड। यानी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत जो है ना प्रारंभ में कितने शहरों को जो कि आपका शामिल किया गया था। तो देखिए अगर स्मार्ट सिटीज मिशन की बात कर ले तो देखिए इस मिशन की जो शुरुआत है ना ये आपका 25 जून 2015 को जो कि आपका किया गया था। और इसके प्रारंभिक चरण में जो है ना 100 शहरों को चुनकर जो है आपका शामिल किया गया था। और ये जो चयन है ये आपका जनवरी 2016 से जो है जून 2018 के बीच जो है विभिन्न चरणों में जो वो किया गया था। तो 100 शहर यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पायलट 2025। यानी चंद्र सतह ताप भौतिक प्रयोग 2025 पायलट का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है ना ये क्या है। तो ये सारे ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चेस्ते जिसे आपका चंद्रयान 3 के जो है विक्रम लैंडर के द्वारा जो है ये आपका ले जाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये चंद्रमा की सतह यानी लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई तक जो है ना तापमान प्रोफाइल और ऊष्मीय संवहन यानी थर्मल कंडक्टिविटी जो ये आपका मापता है। और इसके लिए जो आपका एक 10 सेंटीमीटर लंबी थर्मल प्रॉब उप सतह में जो है डालकर डेटा जो है एकत्रित जो वो किया जाता है। तो इसका जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है ये आपका क्या है, तो ये आपका टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर सरफेस एंड सब सरफेस। यानी ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए अगर रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें कोई नया पदार्थ जो आपका बनता है। और ये जो आपका परिवर्तन है ना ये आपका अपरिवर्तनीय जो वो होता है। यानी कागज का जलना जो है एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो आपका नया पदार्थ जो बनता है ना कागज के जलने के बाद जो है ये आपका राख या फिर गैस जो वो आपका बनता है। और ये जो प्रक्रिया है ना ये आपका उलट नहीं सकता यानी अपरिवर्तनीय जो वो होता है। और बाकी विकल्पों में अगर बात कर ले ए, सी और डी के बारे में, यानी बर्फ का पिघलना मेल्टिंग ऑफ आइस, इसके अलावा इवोपोरेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये सारे जो है ना ये आपके फिजिकल चेंज है यानी भौतिक परिवर्तन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ऑप्शन बी कागज का जलना या फिर लकड़ी का जलना जो है ना ये आपका एक रासायनिक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य केमिकल चेंज की बात कर ले तो देखिए खाना पकाना यानी कुकिंग ऑफ फूड भी जो है ये आपका केमिकल चेंज है। फल या सब्जी का सड़ना या फिर गलना ये भी जो आपका एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। लोहे का जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी आपका केमिकल चेंज का उदाहरण है। तेजाब और क्षार की प्रतिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन भी जो है ये आपका केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। धातु का जल में प्रतिक्रिया करना ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना ये भी आपका एक उदाहरण है। इसके अलावा सेपोनिफिकेशन यानी साबुन बनना भी उदाहरण है। फर्मेंटेशन यानी फलों का किण्वन भी आपका एक उदाहरण है। दवा बनाने या फिर रासायनिक प्रयोगशाला की प्रतिक्रिया भी जो है ये आपके केमिकल चेंज का जो वो उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो है ना आपके 3 मुख्य घटक होते हैं। और वो 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका एएलयू होता है जिसका फुल फॉर्म आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ये जो आपका गणनाएं और तर्क का जो ये आपका कार्य करता है। दूसरा जो आपका मुख्य घटक है ये आपका सीयू होता है यानी कंट्रोल यूनिट होता है। और
ये जो आपका सभी कंप्यूटर भागों के बीच जो है ना नियंत्रण और समन्वय जो ये आपका करता है। और तीसरा जो आपका मुख्य घटक होता है ये आपका रजिस्टर होता है, जो कि अस्थायी डेटा भंडारण का कार्य जो वो करता है। तो ये तो आपके 3 जो है सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था ना, वो आपका क्या दिया गया था, तो प्राथमिक मेमोरी जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्राइमरी मेमोरी है ना, ये आपका रैम या फिर रोम कंप्यूटर की जो है मेमोरी यूनिट में आता है, और ये जो आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि सीपीयू के साथ जो ये आपका संबंधित होता है। तो ये जो आपका प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी जो है ना, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नन फॉर प्रमोटिंग इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज थ्रू लेजिस्लेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये प्रसिद्ध थे। तो देखिए अगर बात कर ले केशव चंद्र सेन की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपके ब्रह्म समाज के प्रमुख समाज सुधारक थे, और इन्होंने ही जो है 1872 में जो है ना विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट का समर्थन किया था, जो बिना किसी धार्मिक औपचारिकता के जो है ना अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को जो है ये आपका कानूनी मान्यता जो वो देता है। तो ये जो आपका धार्मिक औपचारिकता और अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को जो कानूनी मान्यता है ना, ये किसके द्वारा जो वो दिया गया था, तो ये आपके केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो आपका दिया गया था। और देखिए केशव चंद्र सेन जो है ना ये आपके सामाजिक ढांचे को तोड़ने वाले जो है महत्वपूर्ण सुधार भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका मैं केशव चंद्र सेन की बात कर रहा हूँ, ये जो आपका धार्मिक औपचारिकता और अंतर जातीय और अंतर धार्मिक जो विवाह कानूनी जो है ना, ये आपका उस समय का जो है सामाजिक ढांचे को तोड़ने वाला जो है ये आपका महत्वपूर्ण सुधार था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय भी जो है ना कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो ये आपके प्रसिद्ध जो वो माने जाते थे। तो इन दोनों में से आपका कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो आपका राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया रहेगा, या फिर आपका केशव चंद्र सेन जो वो दिया रहेगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया रहे वही जो आपको ऑप्शन जो वो चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, which Latin American country became the first to exist China Belt and Road Initiative in 2025, यानी 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश जो है ना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है बाहर निकलने वाला जो है ये पहला देश जो है ये आपका बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2025 में पनामा देश के द्वारा ये आपका घोषणा किया गया है कि वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को जो है ना ये आपका नवीकरण नहीं करेगा और अपनी सदस्यता जो वो समाप्त कर देगा, जिससे ये आपका लैटिन अमेरिका का जो है BRI से बाहर निकलने वाला जो ये आपका पहला देश जो ये आपका बन गया है। तो पनामा देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फ्रॉम विच स्पेसिफिक पर्पस ओनली, यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ना केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो है ना ये रिट जो वो जारी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो नागरिकों को जो है अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का अधिकार जो वो प्रदान करता है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके 5 प्रकार के रिट जो वो जारी करते हैं। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका हैबियस कॉर्पस है, सेकंड आपका मैंडेमस है, थर्ड आपका सटियोरी है, फोर्थ आपका प्रोहिबिशन है, और फिफ्थ आपका जो है कॉर्टो वारंटो है। ये 5 प्रकार के रिट जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो वो जारी करते हैं। और अनुच्छेद 32 को ही जो है ये आपका संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ये आपका कहा गया है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो ये आपका कहा गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ना केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही जो है ये आपके रिट जो वो जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में जो है 193 देशों में जो है ना भारत ने कौन सा स्थान जो वो हासिल किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लैंगिक असमानता जो सूचकांक है ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। और इसमें 2025 की अगर मैं बात कर लूँ ना तो भारत लैंगिक असमानता सूचकांक में जो है ये आपका 102वें रैंक पर रहा है। वहीं 2022 का आपसे पूछा गया था, तो देखिए 2022 में जो है ना 193 देशों में जो है भारत जो ये आपका 108वें पायदान पे जो वो रहा था। तो 108वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो वो किए थे? तो देखिए भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है ना 1825 में जो ये आपका किया गया था। और इस कॉलेज का जो उद्देश्य था ये भारतीय वेदांत दर्शन और पश्चिमी विज्ञान तथा तर्कशीलता को एक साथ जो वो पढ़ाना था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नवंबर 2024 में जो है निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो है पदभार ग्रहण जो वो किया है? तो देखिए नवंबर 2024 में सीएजी का जो पदभार है ना ये आपके के संजय मूर्ति ने जो वो ग्रहण किया है। और के संजय मूर्ति जो ये कितने नंबर के सीएजी जो वो बने हैं? तो ये आपके 15वें नंबर के सीएजी जो वो बनाए गए हैं। तो के संजय मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले के संजय मूर्ति जो ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले सीएजी का कार्य क्या क्या होता है और इसका अधिकार क्या क्या है? तो देखिए सीएजी का कार्य या फिर अधिकार की बात कर ले तो ये जो आपके भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है खातों की लेखा परीक्षा जो वो करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी जो है ये लेखा की जो वो जांच करते हैं। सरकारी व्यय और राजस्व की पारदर्शिता भी जो है ये आपके सुनिश्चित करते हैं। संसद को लेखा प्रतिवेदन भी जो है ये आपके प्रस्तुत करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सीएजी का कौन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आपका संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 जो है ना ये आपका सीएजी से जो है आपका संबंधित है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए सीएजी का जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। और सीएजी की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए सीएजी को जो है ना केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से जो है इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है? तो देखिए डिजिटल कृषि मिशन के अगर सही कथन की बात कर ले तो इसमें आपका एग्री स्टैक और व्यापक मुद्रा उर्वरता मानव चित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपका शामिल है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। एग्री स्टेक का प्रबंधन जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये कथन जो आपका गलत है डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, क्योंकि डिजिटल कृषि मिशन जो है ना ये आपका एग्री स्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से जो है ये आपका केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये प्रमाणित डेटा के माध्यम से जो है किसानों को ऋण और बीमा जैसे डिजिटल सेवाएं जो है ये आपका उपलब्ध कराना है। तो ये कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी पहला और तीसरा कथन ही जो आपका सही दिया गया है, दूसरा कथन आपका गलत है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को जो है गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए जो है भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए जो है ना आरबीआई की मंजूरी जो वो दी गई है? तो देखिए मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए जो है ना भारतवर्ष में जो है आपका भारत में जो है 115 नई शाखाएं खोलने की जो मंजूरी है वो प्रदान किया गया है, ताकि वह गोल्ड लोन मार्केट में जो है अपना पहुंच और सेवाएं जो वो बढ़ा सके। तो 115 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन प्लांट रूट्स hinders gas exchange but does not significantly affect water absorption, particularly in relation to lenticle system on aerial organs। यानी पौधे की जड़ का कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम जैसे जो है गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है ये आपका नहीं डालेगा, और विशेष रूप से जो है वायु अंगों पर जो है वितरित रंध्री तंत्र से की दृष्टि से जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोटी क्यूटिकल जो परत होता है ना, जो कि आपका एक मोम आवरण होती है जो बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस को जो ये आपका ढकता है और गैसों के आगमन को जो ये आपका रोकता है। तो मोटी क्यूटिकल परत किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ये जो ऑप्शन में आपका पहला ही ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो है वर्चुअल मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये क्या है? तो देखिए अगर वर्चुअल मेमोरी की बात कर ले तो ये जो आपका एक तकनीक है जो कि कंप्यूटर को
यह आपका विश्वास दिलाता है कि उसके पास जो है ना असल रैम से अधिक जो है आपका मेमोरी जो वो आपका उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हार्ड डिस्क के एक हिस्से का उपयोग जो है रैम के विस्तार के रूप में जो ये आपका करता है, जिससे बड़े साइज के प्रोग्राम्स भी जो है ये आपके सीमित रैम में जो वो चल सके। और ये जो आपका मल्टीटास्किंग और मेमोरी प्रबंधन में जो ये आपका सहायक होता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये बड़ी प्रोग्रामों को जो है रैम में चलाना जो ये आपका संभव बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है ना कितने देशों का जो ये आपका मूल्यांकन किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CCPI 2025 में टोटल आपके 63 देशों के साथ साथ जो है यूरोपीय संघ का मूल्यांकन जो वो किया गया था, जो कि आपका वैश्विक GHG उत्सर्जन के जो है 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व जो वो करते हैं। इसके अलावा बात कर ले कि भारत के जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो है कौन सा रैंक हासिल किया गया था। तो ये आपका भारत के द्वारा जो है 10वीं रैंक जो है आपका हासिल किया गया था। और भारत का जो कुल स्कोर है ना ये आपका 67.99 रहा था, जो कि आपका उच्च प्रदर्शन को जो ये आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी CCPI 2025 में जो है आपके कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, तो ये आपके टोटल 63 देशों का मूल्यांकन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 24 डिग्री अक्षांश जो है ना ये किस भारतीय राज्य की राजधानी के जो है सबसे निकट से जो ये आपका गुजरता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 24 डिग्री अक्षांश है ना ये आपके मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि आपका भोपाल है, और ये जो आपका लगभग 23.25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जो है ये आपका स्थित है। यानी 24 डिग्री एन के जो है ये आपका सबसे निकट जो वो माना जाता है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य शहरों की अगर मैं बात कर लूँ, जो कि आपका छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये आपका रायपुर है, और ये लगभग आपका जो है 21.25 डिग्री नॉर्थ है। बिहार की राजधानी पटना है, और ये जो आपका लगभग 25.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तरी में स्थित है। असम की बात करें तो इसकी जो राजधानी है ये आपका दिसपुर है, ये जो है लगभग आपका 26.1 डिग्री नॉर्थ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गुप्तोत्तर काल की राजनीति में जो है भुक्ति शब्द का जो प्रयोग है ना ये किसके लिए जो वो किया जाता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक व्यवस्था को जो है ना ये आपके 3 स्तरों में जो ये आपका विभाजित किया गया था, जिसमें भुक्ति को जो ये आपका प्रांत जो वो कहा जाता था, मंडल या फिर विषय को जो है ना ये आपका जनपद या जिला जो वो कहा जाता था, और विलेज यानी ग्राम को जो ये आपका ग्राम स्तर जो वो कहा जाता था। यानी भुक्तिपति जो है उस प्रांतीय इकाई का जो ये आपका प्रशासक होता था। यानी भुक्ति को जो है ये आपका भुक्ति शब्द का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता था, तो ये आपका प्रोविंस या फिर टेरिटोरियल डिवीजन यानी प्रादेशिक इकाई के लिए जो वो किया जाता था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संघीय विवादों के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच जो है प्रमुख अंतर जो है ना ये क्या है। तो देखिए अगर बात कर ले मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर ले, तो ये जो आपका अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो है ना सुप्रीम कोर्ट को ये आपका अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य या फिर 2 राज्यों के मध्य जो है ना विवादों को सीधे सुने। और ये जो आपका संघीय संरचना के जो है ये आपका रक्षा के लिए जो ये आपका बनाया गया है। इसके अलावा अगर रीट ज्यूरिसडिक्शन की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ना सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो है ये आपका 5 प्रकार का रीट जो वो जारी करता है। और ये 5 प्रकार का रीट जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर आपका कौन सा है, तो ये आपका मूल क्षेत्राधिकार राज्यों के बीच जो है विवादों को सुलझाने के लिए संबंधित है, जबकि जो रीट क्षेत्राधिकार है ना ये आपके मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है ना किस राज्य से किस राज्य तक जो आपका फैला हुआ है। तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के पूर्वी तट पर जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे जो है आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका मैदान है ना ये आपका पश्चिम बंगाल से शुरू होकर जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अंत में जो है ये आपका तमिलनाडु तक जो ये आपका जाता है। यानी ये जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ना ये आपका पश्चिम बंगाल से जो है तमिलनाडु तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय जो है ना मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का जो ये आपका निपटारा करता है। तो देखिए आपका जो है संपत्ति के स्वामित्व और जो आपका संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का जो निपटारा है ना, ये आपका सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय के द्वारा जो वो किया जाता है। और दीवानी जो आपका न्यायालय है ना, ये आपके कौन कौन से जुड़े विवादों का सुनवाई करता है। तो ये आपका संपत्ति, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा उत्तराधिकार, विवाह संबंधित अधिकारों जैसे कि गैर अपराध संबंधी विषयों से जुड़े विवादों का जो है ना, ये आपका सुनवाई जो वो करता है। तो सिविल कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका न्यायालय है ना, यानी सिविल कोर्ट जो न्यायालय है, ये आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अधीन जो है ये आपका कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले यानी परिवार न्यायालय की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका परिवार न्यायालय है ना, ये आपका वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के लिए जो ये आपका जो है वो संबंधित है। दंड न्यायालय जो ये आपका आपराधिक मामलों से जो ये आपका संबंधित है। श्रम न्यायालय जो ये आपका श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच जो है विवाद के लिए जो ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रहा था कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो है ना गर्भगृह के ऊपर निर्मित जो आपका सीढ़ीनुमा या फिर पिरामिडनुमा संरचना को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण भारतीय मंदिर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला की जो है ना एक आपका प्रमुख विशेषता है। और ये जो आपका गर्भगृह के ऊपर एक सीढ़ीनुमा या फिर पिरामिड जो आपका पिरामिडनुमा जो संरचना होती है ना, इसे जो आपका विमान जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका संरचना है ये आपका आमतौर पर जो है ना शिखर की तुलना में जो ये आपका कम ऊंचाई पर होता है, पर अत्यधिक जो ये आपका अलंकृत होता है। तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका विमान जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी विमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गोपुरम की बात कर ले तो ये जो आपका गोपुरम जो है ना मंदिर का विशाल द्वार होता है जो मुख्य प्रवेश पर जो है ये आपका स्थित होता है। इसके अलावा अगर मंडप की बात कर ले तो देखिए मंडप सभा जो है ये आपका पूजा स्थल होता है। और शिखर शब्द जो ये आपका प्राय जो है ना उत्तर भारतीय नागर शैली में जो है ये आपका प्रयुक्त होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में गहरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए जो है ना कौन सा दिवस जो है आपका मनाया गया था। तो देखिए नवंबर 2024 में गहरी क्रांति में भारत के योगदान के लिए जो है ना ये आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन 4 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि नेशनल मिल्क डे जो है ये भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना 26 नवंबर को जो ये आपका मनाया जाता है। और ये दिन जो आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्मतिथि जिनका जन्म जो है 26 नवंबर 1931 को हुआ था, और इसके उपलक्ष्य में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना ये कब मनाया गया था। तो ये आपका वर्ष 2014 में मनाया गया था। और 2024 का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का जो थीम है ना यानी विषय जो है ये क्या रहा था। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मिंग डेयरिंग विथ AI एंड IT रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है ना जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस के कारण जो है ना थोड़ा जो है आपका अम्लीय होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ना जिसका सूत्र आपका जो है NH4Cl होता है। और एक आपका जो है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार का जो है ये आपका जो है वो नमक है। जब यह पानी में घुलता है ना तो ये आपका NH4+ आयन जो है जल अपघटन के साथ जो है ये आपका हाइड्रोलाइसिस जो वो करता है। तो जल अपघटन के साथ जो है ये आपका हाइड्रोलाइसिस के कारण थोड़ा अम्लीय कौन सा होता है। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जाए तो ये आपका NaCl होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र अगर पूछा जाए तो ये आपका KNO3 होता है। सोडियम एसिटेट का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो CH3COONA होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है ना 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को जो ये आपका निरूपित करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2024 में जो आपका झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था ना इसमें हेमंत सोरेन की सरकार जो वो बनाई गई है। और हेमंत सोरेन जो ये किस पार्टी से संबंधित है। तो ये आपके GMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र रहा था ना ये आपका बरहट रहा था। और बरहट से जो ये आपके जीत गए थे। तो ऑप्शन में आपका GMM और बरहट किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो है ना कोस्ट लाइन यानी तट रेखा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 9 राज्य और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसके जो आपका तट रेखा है, लेकिन ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसकी आपका कोई भी कोस्ट लाइन यानी आपका जो है तट रेखा नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है ना एक आपका लैंडलॉक्ड राज्य है यानी आंतरिक राज्य है जिसकी आपका कोई भी तट रेखा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि उड़ीसा की बात कर ले तो ये आपका बंगाल की खाड़ी से है, गुजरात जो ये आपका अरब सागर से है, तमिलनाडु जो ये आपका बंगाल की खाड़ी से जो है तटीय संपर्क जो वो रखता है। और वो 9 राज्य कौन कौन से जो कि आपके तटीय राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, इसके अलावा कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो है ना ये आपके तटीय जो राज्य से जो ये आपके संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तख्ते बही जो शिलालेख है ना, ये किस पर्शियन शासक का उल्लेख करता है। तो देखिए तख्ते बही अगर बात कर ले तो ये जो आपका एक बौद्ध विहार है जो कि वर्तमान पाकिस्तान के जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में जो ये आपका स्थित है। और यहाँ पर पाए गए शिलालेख में जो है ना पर्शियन शासक गोडोफर्निस का उल्लेख जो वो किया गया है। तो गोडोफेनिन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए गोडोफेनिन्स जो है 1ली शताब्दी ईस्वी में जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर भी जो ये आपका शासन करता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के 97th जो संविधान संशोधन है ना, इस अधिनियम द्वारा जो है डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद को जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए 57वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था यह आपका वर्ष 2011 में हुआ था। और इस जो संशोधन का उद्देश्य है ना, यह आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियों को जो है मजबूत करना और इसे जो आपका स्वायत्ता जो वो बनाना था। और 97 संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संविधान में 3 मुख्य बदलाव जो वो किए गए थे। और वो 3 मुख्य बदलाव कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका जो है पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों में जो आपका संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के तहत जो है ना अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के जो है खंड सी में जो है एक नया अधिकार जो वो जोड़ा गया है, जो कि वर्तमान में जो है नागरिकों को न केवल यूनियन और एसोसिएशन बनाने की बल्कि सहकारी समितियों के गठन का भी जो है ना ये आपका अधिकार जो वो दिया गया है। दूसरे अगर मुख्य बदलाव की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भाग 4 में जो है ना यानी डीपीएसपी में जो है आपका अनुच्छेद 43B को जो ये आपका जोड़ा गया है। और ये जो आपका अनुच्छेद 43B जो है ना ये आपके डीपीएसपी का वह स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिका के सिद्धांतों के अनुरूप सहकारी समितियों के जो है स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, इसके अलावा लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक कार्यों को जो ये आपका प्रोत्साहित जो वो करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके 97 संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना आपके सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित आपका जो है नया भाग 9B को जो ये आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपका भाग 9B है ये आपका अनुच्छेद 243ZH से लेकर जो है 243ZT तक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें सहकारी समितियों के गठन, कार्य प्रणाली, चुनाव, इसके अलावा लेखा परीक्षण, बोर्ड की अवधि और सदस्यता जैसे पहलुओं को भी जो है ना ये आपका संविधान में स्थान जो वो दिया गया था। तो इसमें आपका अनुच्छेद जो वो पूछा गया था। तो देखिए 97 संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना ये आपका अनुच्छेद 43B को जो डीपीएसपी में जो आपका जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43B आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि साबरमती नदी जो है ना निम्नलिखित में से किस स्थान से जो वो आपका निकलती है। तो देखिए साबरमती नदी की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। और ये जो आपका राजस्थान राज्य के जो है ना उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित टापी गांव के पास से जो ये आपका निकलती है। तो राजस्थान राज्य का अरावली पर्वतमाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है ना ये आपका 371 किलोमीटर है। और ये जो आपका नदी है ये आपका अरब सागर में जो ये गिरता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को जो है किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत जो है ना उदारीकृत जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र को जो है ना ये आपका 1994 की जो है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति यानी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 के तहत जो है ना इसे आपका लिबरलाइज्ड जो वो किया गया था। तो 1994 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस नीति के माध्यम से जो है ना निजी कंपनियों को पहली बार जो है सेवा क्षेत्र जैसे कि मोबाइल बेसिक टेलीफोन में जो है प्रवेश की अनुमति भी जो वो दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप जो है ना कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गूगल क्रोम दिया गया है, सेकंड ऑप्शन आपका एडोब फोटोशॉप जो आपका दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका विंडोज 10 दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो दिया गया है। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि कौन सा जो है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि आज का जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल तैयारी करने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।